सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 32। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशा अपनी टीम को 7 इमोशंस की दुनिया में भेज देता है और उन लोगों ने काफी चालाकी दिखाते हुए लव, जॉय, एंगर, फियर और डिजायर इमोशन को स्टेबल किया। चांगशा और युनशा अभी भी सैड इमोशन के साथ फंसे थे। वहीं दूसरी तरफ महान सेंट जुयान ने इवल इमोशन का मुकाबला करना शुरू कर दिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम इवल इमोशन की दुनिया देखते हैं, जहाँ पर बस लावा ही लावा था। अब वहाँ पर इवल इमोशन आ जाती है, उसके साथ उसका मॉन्स्टर भी था। वो महान सेंट जुयान से कह रही थी कि तुम यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जाओगे, जिस पर महान सेंट जुयान कहने लगे कि मुझे मारने से पहले तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। देखो, मैंने अपने अच्छे थॉट्स को बाहर निकाल लिया है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास इवल थॉट्स है, तो क्यों ना तुम भी उन्हें बाहर निकालो। हम उन दोनों थॉट्स को मिलाकर रिजल्ट देखेंगे कि आखिर कौन सा थॉट डोमिनेटिंग है। लेकिन तभी उन पर एक बहुत बड़ा फायरबॉल अटैक करने के लिए पहुंच गया। इधर इवल इमोशन कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेलना, मैं तो सीधा तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। वहीं पर वो फायरबॉल महान सेंट जुयान को पीछे पुश करने लगता है। इधर महान सेंट जुयान ने तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस फायरबॉल को ब्रेक कर दिया, जिसे देखकर वो इवल इमोशन काफी ज्यादा डर जाती है। महान सेंट जुयान की पावर्स देखकर वो मॉन्स्टर भी अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देता है। उसने कई सारे लावा रॉक क्रिएट करके सेंट जुयान पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसे वो बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहे थे। इधर इवल इमोशन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो एक फायरबॉल बनाकर सीधा उस मॉन्स्टर की बॉडी में डाल देती है और वो मॉन्स्टर उसी का यूज करके महान सेंट जुयान पर अटैक कर रहा था। तो जुयान भी वही के लावा रॉक्स का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब वो देख पा रही थी कि वो मॉन्स्टर उन्हें अपने हाथों से कुचलने वाला है, इसलिए महान सेंट जुयान ने भी हवा में फ्लोट करना शुरू कर दिया। वो उस मॉन्स्टर के गोल गोल चक्कर लगाते हुए उस पर हमले कर रहे थे। महान सेंट जुयान के मुसलसल हमलों से वो मॉन्स्टर परेशान हो गया, जिसके बाद वो तुरंत ही अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। अब वो फॉर्मेशन भी उस मॉन्स्टर पर लगातार हमले कर रहा था, जिससे उस मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इतना ही नहीं, वहाँ की पूरी जमीन शेक हो रही थी, जिससे इवल इमोशन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो महान सेंट जुयान से कह रही थी कि कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर इवल इमोशन का मॉन्स्टर जमीन पर पंच मारना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर लावा के बड़े बड़े रॉक्स तैयार हो रहे थे। उसका प्लान था कि वो इसी लावा की माउंटेन में महान सेंट जुयान को खत्म कर देगा, मगर उस मॉन्स्टर को ये बात पता नहीं कि उसका मुकाबला उसके बाप से हो रहा है। इधर महान सेंट जुयान ने तुरंत ही अपना एक ट्रेजर निकाल लिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी बबल क्रिएट हो जाता है और उस बबल ने उस पूरे एरिया को कवर करते हुए मॉन्स्टर को महान सेंट जुयान के फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। इधर इवल इमोशन भी ट्रैप हो गई थी। अब महान सेंट जुयान उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगे कि तुम्हारा एक इवल थॉट और मेरा एक अच्छा थॉट, हम इन्हें मिलाकर इस कपड़े के अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर बाद कपड़ा हटाने के बाद हमारे सामने एक करिश्मा होगा। मुझे पता है कि इस गेम में तुम्हें भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी इवल इमोशन देखती कि महान सेंट जुयान ने तो उसके मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया। अब वो चाहकर भी महान सेंट जुयान के साथ फाइट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे जबरदस्ती वो गेम खेलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम चांगशा को देखते हैं, जो कि सैड इमोशन को स्टेबल करने में लगा हुआ था। वो सोचता है कि मैंने तो इसे स्टेबल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए। मेरे ख्याल से इसे खुश करने के बाद ही इसका इमोशन स्टेबल होगा। तो अब चांगशा ने तुरंत ही अपने पेपर में इनको बाहर निकाल लिया, जो कि सैड इमोशन के आसपास घूमने लगते हैं। उसमें से 2 पेपरमैन आपस में ही फाइट करने वाले थे, तो बाकी बचे सारे पेपरमैन वहाँ पर एक म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। चांगशा सोचता है कि भाई लोग, तुम ये म्यूजिक क्यों बजा रहे हो यार? म्यूजिक और सैडनेस का तो पुराना रिश्ता है। पता चले कि खुश होने की बजाय और ज्यादा रोने लगे। इधर उस सैड इमोशन ने पहली बार ऐसे पेपरमैन को देखा था। उनकी हरकतें देखकर उसे हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेती है। इधर चांगशा उस काले कपड़े को हटने के लिए बता देता है। उस कपड़े के हटते ही वहाँ पर एक गोल्डन डस्ट क्रिएट हो गई, जो कि उस सैड इमोशन के मुखौटे को हटा देती है। चांगशा ने उसके लिए कुछ विजन्स क्रिएट किए थे, जिसमें वो मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर दियो के त्योहार को मनाती है। साथ ही वहाँ के लोगों की करतब देखकर वो काफी ज्यादा हंसने लगी। विलिक बंदे ने तो उसे फूलों का गुलदस्ता दे दिया। अब इतने सारे प्यारे प्यारे विजन को देखकर सैड इमोशन को काफी अच्छा फील होने लगा और इस तरह से चांगशा ने इस इमोशन को भी स्टेबल कर लिया। वहाँ से जाने से पहले चांगशा से कहती कि मुझे पता
पता है ये सब तुमने किसी और के लिए किया है, मगर फिर भी मैंने उन हैप्पीएस्ट मोमेंट को एंजॉय किया। मुझे पता है कि तुम्हारा ये छलावा कुछ ही पलों में मिट जाएगा और फिर दोबारा से मुझे हमेशा जैसा सैड रहना पड़ेगा। लेकिन शायद यही मेरी किस्मत है। जिसके बाद दोबारा से रोने लगी तो चांगशा उसे बताने लगता है कि मैं ह्यूमन टाओइज्म का डिसाइपल हूँ, लेकिन बाद में मुझे एक वाटर गॉड बना दिया गया। अब मेरी जिम्मेदारी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, और यही काम तुम भी करती हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाएं। अब चांगशो की बातें सुनकर वो इमोशन भी समझ गई कि उसका वजूद तो हाउटू की वजह से है, इसलिए वो तुरंत स्टेबल होकर गायब हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम एंगर वाले इमोशन को देखते हैं, जो कि जैंग और युआनशी बुद्धा को मारने की फिराक में थी, लेकिन अचानक से ही उसकी बॉडी गायब होना शुरू हो गई। वो जाते हुए उनसे कहने लगी कि तुम दोनों मुझे याद रखना, क्योंकि आज के बाद तुम जहाँ भी मुझे मिलोगे मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। और इस तरह से इन दोनों ने एंगर वाली इमोशन को भी स्टेबल कर दिया, जिसमें जैंग का काफी बड़ा योगदान था। वही दूसरी तरफ लव एंड जॉय की इमोशन डुबाओ डावरेन के गले लग जाते हैं। उन्हें पता था कि उनका जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए वो डुबाओ डावरेन के गले मिलकर उन्हें अलविदा कह रहे थे। साथ ही वो दोनों भी चुंगशा और लिनशा को भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद वो दोनों इमोशन अचानक से गायब हो गए। ये दोनों बहनें भी उन्हें गुड बाय बोल रही थी। वही दूसरी तरफ हम डिजायर वाले इमोशन को देखते हैं, जिसे यूडिंग जनरल ने एक फॉर्मेशन में ट्रैप किया हुआ था। वो उसे गालियाँ देते हुए कहने लगी कि मुझे जल्दी से आजाद करो, मगर जनरल तो उसे आजाद करने से रहे, और फाइनली वो डिजायर वाली इमोशन भी हार मान जाती है। इधर हम फियर वाले इमोशन को देखते हैं, जिसे जाओ गॉन्गमिंग माफी मांग रहा था। वो कहता है कि मैंने जानबूझ के आपको डरा दिया, उसके लिए माफ कर दीजिए। तो फियर वाली इमोशन जाओ गॉन्गमिंग को टेढ़ा मुंह करके दिखा के वहाँ से गायब हो गई। और फाइनली बारी आती है ये वाले इमोशन की। इसे भी महान सेंट जुयान ने जबरदस्ती स्टेबल कर दिया। वो ने गुस्से में कहती कि बस मेरा टाइम आने तक रुक जाओ, अगर मैंने तुम्हारा सिर मुंडवा कर उस पे केकड़ा नहीं छोड़ा तो मेरा नाम बदल देना, सभी लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। उसकी सारी बातें सुनकर महान सेंट जुयान को हंसी आ रही थी, जिसके बाद ईवल इमोशन भी गायब हो गई। अभी सारे इमोशन एक एनर्जी का फॉर्म लेके सीधा हाउटू की तरफ जाने लगते हैं। तब तक ये सभी लोग सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन में हाउटू के पास पहुंच चुके थे। सेवन इमोशन के अंदर जाते ही हाउटू की पावर भी काफी हद तक बढ़ गई। ये सभी लोग उनके सामने अपना सिर झुकाते हुए कह रहे थे कि एम्प्रेस हाउटू प्लीज आपके सिंहासन पर बैठ जाए, हेवन एंड अर्थ को आपके ब्लेसिंग की जरूरत है। अब इन सब की बॉडी से ग्रेटिट्यूड वाली ऑरा बाहर निकलने लगी। वो गोल्डन पार्टिकल्स एम्प्रेस हाउटू के लिए इनका प्यार था, और एम्प्रेस हाउटू भी इस प्यार के टोकन को एक्सेप्ट कर लेती है। सिर्फ इतने ही लोगों ने नहीं, बल्कि ड्रैगन क्लैन के लोग भी एम्प्रेस हाउटू का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एम्प्रेस हाउटू आप अपनी पावर का यूज करके इस अर्थ को प्रोटेक्ट करती हो, आपकी वजह से रीइंकार्नेशन पॉसिबल हुआ, और इसके लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हेवनली कोर्ट के लोग भी अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर कर रहे थे। साथ ही हमें डूशियन पिक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ की सभी एल्डर्स और डिसाइपल अपना ग्रेटिट्यूड एम्प्रेस हाउटू को भेजने लगते हैं। मॉर्टल वर्ल्ड में तो एम्प्रेस हाउटू को एक गॉडेस का दर्जा दिया गया। सभी मॉर्टल्स रीइंकार्नेशन के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। और अब हमें आसमान का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों ओर गोल्डन कलर की रोशनी फैली हुई थी। ये गोल्डन रोशनी कुछ और नहीं बल्कि एम्प्रेस हाउटू के लिए प्यार और दुआएं थी, जो कि एक मॉर्टल से लेकर इमॉर्टल ने उनके लिए भेजी हुई थी। ये सारा प्यार और ब्लेसिंग सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन में एंटर करते हुए हाउटू के पास पहुंच जाता है, जिसे एम्प्रेस हाउटू ने बड़ी ही खुशी से एक्सेप्ट किया। लोगों की इसी मोहब्बत ने उनकी पावर्स को दोबारा से रिस्टोर किया, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है। चांगशा और उसके सभी साथी भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने एम्प्रेस हाउटू के सेवन इमोशन को स्टेबल कर दिया था। तभी महान सेंट जुयान एम्प्रेस हाउटू से कहने लगते हैं कि आइंदा से अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेवन इमोशन आप पर हावी हो जाएंगे, तो आप उनसे बचने के लिए शानहुआंग टावर की पावर का यूज कर सकती हो। ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके आपकी सेवन इमोशन को स्टेबल रखेगा। तो एम्प्रेस हाउटू ने भी महान सेंट जुयान की इस तोहफे को कबूल कर लिया। उनका शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि हजारों सालों पहले मैंने अपनी बॉडी का यूज करते हुए सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन डिस्क बनाई, और मेरे इस सैक्रिफाइस के लिए मुझे कॉमन लोगों का ढेर सारा प्यार मिला। लेकिन जैसे इस डिस्क ने काम करना शुरू किया, तब मुझे लोगों की हेट्रेड भी मिली। जिन भी लोगों की सोल मरने के बाद मेरे पास आई, उनकी हेट्रेड और गुस्सा मुझ में समाता गया, और उसी से ईवल एंड एंगर इमोशन का जन्म हुआ। लेकिन कुछ सोल ऐसी भी थी जिनके मरने के बाद मुझे प्यार और खुशी मिली, क्योंकि वैसे ही उनके इमोशंस थे। सही मायनों में इन सेवन इमोशन से ये डिस्क बनी है। इसका अंदाजा मुझे बाद में लगा, अगर मैं उन्हीं 7 इमोशन को कट ऑफ कर दूं, तो इस दुनिया में रीइंकार्नेशन डिस्क बचेगी ही नहीं, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इमोशन नहीं तो फिर मैं भी
नहीं। मेरे जाने के बाद हजारों सोल भटकती रहेगी और इसीलिए मैं उनके सारे दुख दर्द उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उन्हें ऐसे ही तड़पने नहीं दे सकती। इनफैक्ट मैं अपने सातों इमोशन जो कि है सॉरो, इवल, डिजायर, जॉय, फियर, लव एंड एंगर, इन सब को एक्सेप्ट करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी इवल ब्लड लोटस को देखते हैं जिसने सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को मैनिपुलेट किया था। वो लोटस अचानक से क्रैक्स पड़कर डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही डिजांग को भी इसमें काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो समझ गया था कि उसका ये प्लान भी फेल हो चुका है। वो कह रहा था कि ये ब्लड लोटस हेवन का सबसे पावरफुल वेपन था। मुझे लगा था कि हम एम्प्रेस हाउटू के इमोशंस को मैनिपुलेट करके जेड एम्परर को खत्म कर देंगे। जेड एम्परर की सोल रीइंकार्नेशन डिस्क में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन पास तो उल्टा पड़ गया। एम्प्रेस हाउटू डिस्टर्ब होने के बजाय और ज्यादा पावरफुल हो गई। सभी लोगों की प्यार और ग्रेटिट्यूड ने सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। मगर कोई बात नहीं, एम्प्रेस हाउटू के साथ इस जंग में मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज और मिल चुका है। इस बार मैं फेल हो गया, लेकिन अगली बार मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। जिस पर डीटिंग उससे कहने लगा कि मास्टर, वो वाटर गॉड काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे ख्याल से आपने उसके साथ फाइट करना छोड़ देना चाहिए। वो बंदा हमेशा आपको हराता रहता है। तो डिजांग कहता है कि ना, इस बार के प्लान पर मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन अगली बार मैं पूरी फोकस से अपनी प्लानिंग करूंगा। वैसे तो मैंने अपने दिमाग में हेवनली कोर्ट को डिस्ट्रॉय करने के टोटल 10 प्लान बना लिए हैं और बारी बारी हम उन सबको अप्लाई करेंगे। मेरा कोई ना कोई प्लान तो जरूर से सक्सेसफुल होगा। जिस पर डीटिंग कहते हैं, मालिक, आपने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतने बेहुदा और बेशरम होंगे। जिस पर डिजांग कहते हैं, डीटिंग, अपनी बकवास बंद करो। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे ब्लड लोटस ने सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन डिस्क पर अटैक किया था। इसी अटैक की वजह से 7 इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ये सारी हकीकत एम्प्रेस हाउटू एक विजन के जरिए चांग शाओ को दिखा रही थी। उनिमा कहने लगता है कि उस लोटस में तो 12वीं ग्रेड की कार्मिक फायर है और ऐसी कार्मिक फायर बस शुरा क्लैन के पास हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरा क्लैन ने ही इस रीइंकार्नेशन डिस्क को तबाह करने की कोशिश की ताकि वो हमारी एम्प्रेस हाउटू को कत्ल कर पाए। लेकिन चांग शाओ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता है कि शुरा क्लैन ने तो हमेशा ही जीफांग, टाओइज्म और लुया का साथ दिया है और 7 इमोशन तभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए जब जेड एम्परर यहाँ पर रीइंकार्नेशन के लिए आए थे। इसका मतलब ये है कि इन लोगों का प्लान एम्प्रेस हाउटू को मारने का नहीं था, बल्कि वो तो जेड एम्परर की सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। ऐसी घटिया हरकतें तो बस लुया और जीफांग, टाओइज्म का डिजांग ही कर सकता है। पता नहीं ये लोग कब तक हेवनली कोर्ट के पीछे पड़ेंगे। जिसके बाद वो एम्प्रेस हाउटू से कहने लगा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगा। इसके पीछे कौन था हम इसका पता लगा लेंगे। मैं विचेस क्लैन की सफरिंग को ऐसे ही जाया नहीं होने दूंगा। जिस पर एम्प्रेस हाउटू कहने लगी कि वाटर गॉड, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ कि तुम दोबारा से सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन पर कोई आंच नहीं आने दोगे, लेकिन मुझे बस एक बात का अफसोस है। क्वीन मदर जेड एम्परर की सोल को बचाना चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में उनकी सोल भी डैमेज हो गई। काफी देर से कोई भी सोल रीइंकार्नेशन की बात पर नहीं गया, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करके उन दोनों को रीइंकार्नेट करवा दूंगी। मेरे ख्याल से जेड एम्परर के साथ साथ क्वीन मदर भी अब मॉर्टल वर्ल्ड में जन्म लेगी और उनकी सारी बातें चांग शाओ भी समझ गया था। वो कहता है कि आप जो भी करोगी उसमें मैं अग्री हूँ। अब मुझे उनियू और वुमा के साथ एक मैटर डिस्कस करना है। ये सुनकर वुमा और उनियू दोनों भी चौंक गए। चांग शाओ कह रहा था कि अब हेवन को टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं आपके विचेस क्लैन से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो कि हेवनली कोर्ट के लिए काम करेंगे। इनफैक्ट जेड एम्परर भी ऐसा ही चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि विचेस क्लैन को हेवनली कोर्ट के साथ मिला दो और यही वजह थी कि क्वीन मदर जेड एम्परर की सोल को लेकर यहाँ आई। उन्हें आपके विच क्लैन के साथ रिश्ते अच्छे करने थे। अब तो क्वीन मदर भी जेड एम्परर के साथ रीइंकार्नेट होने वाली है, इसीलिए हेवनली कोर्ट की सारी जिम्मेदारी लॉन्ग जी पर आती है। वही हेवनली कोर्ट के तख्त पर बैठेगी। लॉन्ग जी को पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं और इसी वजह से उसे टैलेंटेड लोगों की मदद की जरूरत होगी। इधर वो न्यू सोचने लगता है कि अगर हम हेवनली कोर्ट के साथ मिल जाए तो हमें हेवंस की ब्लेसिंग मिलेगी, जो कि आगे चलकर हमें काफी ज्यादा काम आएगी। ये ब्लेसिंग हमारे सारे पापों को धो सकती है। इसलिए वो तुरंत ही उमा के पास जाकर पूछता है कि बताओ भाई, क्या तुम हेवनली कोर्ट जाने के लिए तैयार हो? जिसके लिए उमा भी तुरंत ही राजी हो गया। अब चांग शाओ विचेस क्लैन के जज से भी पूछ रहा था कि बताए, क्या आप हेवनली कोर्ट के साथ हाथ मिलाना चाहते हो? जिस पर वो जज कहने लगे कि हेवनली कोर्ट के साथ काम करना हमारे लिए ब्लेसिंग होगी। हमारे विचेस क्लैन को इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन अभी भी जज एम्प्रेस हाउटू के अप्रूवल के लिए रुके हुए थे, तो एम्प्रेस हाउटू ने भी तुरंत ही इन लोगों को इजाजत दे दी। मगर उन्हें चांग शाओ से एक फेवर चाहिए था। वो कहती कि हमारे विचेस
क्लैन की एक और ब्लड लाइन है। वो लोग यहाँ पर नहीं बल्कि किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं। उनके वहाँ जाने की वजह थी विचेस और डीमंस की जंग। डीमंस विचेस पर भारी पड़ गए थे, इसलिए हमारा एक क्लैन सीधा बिजाऊ माउंटेन में पहुँच गया। मगर वहाँ पर कड़ाके की ठंड है। हमारे विचेस का वो क्लैन काफी ज्यादा मुश्किलों में है और मैं चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो वाटर गॉड, मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारा विच क्लैन आपके हेवनली कोर्ट के साथ मिल जाए तो क्या आप हमारे दूसरे क्लैन की मदद करोगे? वो लोग भी हमारी ही ब्लड लाइन है। जिस पर चांगशा एम्प्रेस हाउटू से कहने लगा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं, बस क्वीन मदर और जेड एम्परर दोबारा से हेवन में आ जाए, उसके बाद मैं तुरंत एम्प्रेस हाउटू की इच्छा को पूरा करूँगा। ये सुनकर एम्प्रेस हाउटू भी चांगशा का शुक्रिया अदा करने लगती है। चांगशा भी काफी खुश था कि अब उसे विचेस क्लैन का सपोर्ट मिलेगा और इससे हेवनली कोर्ट की पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी। अब अगले सीन में हमें लोया का अड्डा दिखाया जाता है। वो गुस्से में कहता है कि हम दोबारा से फेल हो गए। लोया का चमचा उसे बता रहा था कि डेजांग अपने कुत्ते डीटिंग को लेकर 3000 वर्ड्स में जा चुका है। मैंने उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन वो दोनों भी मेरे हाथ नहीं लगे। जिस पर लोया कह रहा था कि अब हमने उन लोगों पर कोई एफर्ट जाया नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जीफांग टाओइज्म हमारे कोई काम आएगा। अब आगे चल के जो भी करना है वो हम खुद करेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक हमें शांत रहना होगा क्योंकि अब हेवन काफी ज्यादा अलर्ट हो चुका है। अब तुम जाकर अपने डीमन क्लैन को बता दो कि उन्होंने वाटर गॉड पर पूरा ध्यान रखना है। वो कहाँ आता है कहाँ जाता है इसकी हमें सारी खबर चाहिए और मेरी ऑर्डर के बिना कोई भी वाटर गॉड पर अटैक नहीं करेगा। इधर चांगशाओ एम्प्रेस हाउटू से बात करके बाहर आ चुका था, जहाँ पर चांगशाओ की सभी दोस्त उसी का इंतजार कर रहे थे। चांगशाओ के बाहर आते ही महान सेंट जुयान उससे पूछने लगते हैं कि बताओ जेड एम्परर का क्या हाल है। जिस पर चांगशाओ कह रहा था कि जेड एम्परर और उनके साथ क्वीन मदर भी सेफ है। इनफैक्ट एम्प्रेस हाउटू की हमने जो मदद की है उसके लिए उन्होंने हमें एक तोहफा दिया। वेल, उन्होंने मुझे बताया कि 8-9 मिस्ट्रियस टेक्निक को कैसे मास्टर किया जाए और वही टेक्निक मैं हमारे तीनों टाओइज्म से को सिखाने वाला हूँ। तभी यूडिंग जनरन आगे आकर बताने लगे कि 8-9 मिस्ट्रियस टेक्निक बहुत ही खास है। ये फिजिकल कल्टीवेशन की बेसिक मेथड मानी जाती है। वाकई एम्प्रेस हाउटू ने ये टेक्निक तुम्हें सिखाकर बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। चांगशाओ यूडिंग जनरन का उत्साह देखकर समझ गया कि यही टेक्निक आगे चल के वो अपने डिसाइपल यांग को सिखाने वाले हैं। साथ ही मैं भी इस 8-9 मिस्ट्रियस टेक्निक को अपने दोस्तों को सिखा सकता हूँ, जिस पे शाओलिंग पहले नंबर पर आएगी। इस टेक्निक का यूज करके मैं शाओलिंग की फिजिकल कल्टीवेशन को बूस्ट कर सकता हूँ। और तभी हेवन से इन सभी लोगों पर ब्लेसिंग की बारिश होना शुरू हो गई। इन सब ने रिइंकार्नेशन डिस्क को बचाकर हेवन पर बहुत बड़ा फेवर किया था, लेकिन चांगशाओ इस ब्लेसिंग को देखकर भी ज्यादा खुश नहीं हुआ। तो जाओ गोंगमिंग चांगशाओ से कहने लगे कि अब तो आपको ढेर सारी मेरिट मिल चुकी है, मगर फिर भी मुझे आप काफी ज्यादा नाराज लग रहे हो। जिस पर चांगशाओ कहता है कि मैं तो बस एम्प्रेस हाउटू के लिए मायूस हूँ। उन्होंने खुद की लाइफ को थ्रो करते हुए रिइंकार्नेशन डिस्क बनाई, जिसमें उन्हें हमेशा के लिए कैद होना था। कोई भी इंसान हमेशा कैद में नहीं रह सकता। इतना ही नहीं, एम्प्रेस हाउटू हर वो तकलीफ झेलती है जो उन्हें मरे हुए लोगों के सोल से मिली, और एम्प्रेस हाउटू की इसी कुर्बानी की वजह से हमारी दुनिया में शांति है। जिसके बाद वो महान सेंट जुयान से कहने लगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्लीज मेरे डाउट को क्लियर करेंगे? तो महान सेंट जुयान भी उसके लिए राजी हो गए। ये लोग एक समंदर के पास पहुँच चुके थे, जहाँ पर चांगशाओ से पूछता है कि सीनियर, डाओ क्या है? डाओ अच्छा है या फिर बुरा है? क्योंकि हम सभी लोग डाओ को कल्टीवेट करते हैं, मगर फिर भी हम सब एक दूसरे से अलग है। कोई इवल है तो कोई अच्छा है। जिस पर महान सेंट जुयान बताने लगे कि डाओ की बात सबके लिए एक जैसी है, बल्कि डाओ का यूज कौन बंदा कर रहा है, उसके दिल में प्यार है या नफरत, इस पर ही डाओ निर्भर करता है। तो अब चांगशाओ भी समझ गया कि डाओ तो न्यूट्रल है, बस ह्यूमन बींग्स ही उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसलिए कोई इवल बनता है तो कोई काइंड बनता है। इधर चांगशाओ कल्टीवेट करते हुए सोच रहा था कि अगर हम बुराई और अच्छाई में बैलेंस कर पाए तो ये दोनों मिलकर इस दुनिया को बदल सकती है। और उसी वक्त एक गोल्डन रोशनी रिलीज होने लगी। ये सभी लोग देखते कि चांगशाओ को तो एनलाइटनमेंट हासिल हो चुकी है। महान सेंट जुयान कह रहे थे कि इतनी यंग एज में ये बंदा एनलाइटनमेंट को अचीव कर पाया, इसका फ्यूचर तो डेफिनेटली ग्रेट होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।